चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फटाफट पहले तो क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, वो ध्यान से देख लो जो जो पढ़ चुके हो पहले पिछली क्लास में। क्या क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल एन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? या दबाना, स्क्वीज करना, प्रेशर अप्लाई करना, ये सारा क्या है? फोर्स है आपका। ठीक है। नाउ फोर्स दो टाइप के, कौन कौन से? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स की हेल्प से हम कर क्या क्या सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग में ला सकते हैं, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या उसकी शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो फोर्स से बेसिकली चार चीजें। एक तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसे मूव करवा सकते हैं, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देन और क्या करा सकते हैं? कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये चार चीजें हम फोर्स की हेल्प से करवा सकते हैं। बैलेंस फोर्सेस क्या है? जब दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। फोर्स की न्यूटन SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो सपोज दोनों तरफ से हम 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। जब आपका रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 हो जाए, तब उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्सेस। क्लियर? और बैलेंस फोर्स की हेल्प से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अगली क्लास में एक बैलून लेके आना, बैलून को करके दिखाएंगे। ठीक है? ठीक है? शेप और साइज ही हम चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्स की हेल्प से। डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, मोशन में नहीं ला सकते किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को, ना ही किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकते हैं। क्लियर? अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से क्या होगा? अब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर? 5 न्यूटन किस तरफ? राइट की लेफ्ट? ये लेफ्ट है, राइट। ठीक है? तो राइट की तरफ आपका नेट फोर्स आ गया 5 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन की हेल्प से उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम 5 न्यूटन भी हटा दें यहां से, तो ये फिर 10 न्यूटन की हेल्प से उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। आए समझ में? फोर्स की। न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है? फोर्स की। क्लियर हो गए? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देन उसके बाद क्या होता है लास्ट क्लास में? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप को अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रखना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में रखना चाहेगा। ठीक है? तो उस टेंडेंसी को, उस कैपेबिलिटी को उसकी इनर्शिया कहते हैं हम। क्लियर? अब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही है, मोशन में घूम रहा है तो मोशन में ही है, फैन आपका जैसे। ठीक है? क्लियर हुआ? वो तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करो, और वो उसके इनर्शिया से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी फोर्स इनर्शिया से ज्यादा है, तब आपका वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। क्लियर? अब सपोज आप ट्रक को पुश कर रहे हो, क्या होगा? नहीं मूव होगा। बट उसकी जगह बाइसाइकिल हो और उसको पुश कर दिया तो क्या होगा? मूव कर जाएगी बाइसाइकिल आपकी। आया समझ में? दोनों में डिफरेंस क्लियर? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों का इनर्शिया। इनर्शिया ट्रक का ज्यादा है, बाइसाइकिल का कम है। तो इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। क्लियर? और इसी के बेसिस पे आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए?
उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? अगर उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी आपका ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करेगा। क्लियर? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रहेगा? सुनाओ शिवम फटाफट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर मास उससे ज्यादा इनर्शिया लगाएंगे तब ये मूव करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ ना, स्टेटमेंट प्रॉपर। हाँ, if a body is at rest will remain at rest and a body is in motion will continue in motion। remain कैसे होगा? continue करेगी ना। will continue in motion in a straight line unless or until it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। first law of motion clear हो गया? now अब आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले एक टर्म है आपकी मोमेंटम, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपके हैं। कौन कौन से? अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस सडनली ब्रेक अप्लाई कर रही है तो क्या होगा? आप पीछे की तरफ गिरोगे, आगे की तरफ गिरोगे? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोअर बॉडी है वो बस से कांटेक्ट में है, तो वो तो रेस्ट पे आ गई, बट हमारी अपर बॉडी विल कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, तो इसलिए हम आगे की तरफ गिरेंगे। या सडनली कई बार आपने कार वगैरह में देखा होगा, ब्रेक अप्लाई होते हैं, या एक्सीडेंट के टाइम पर सीधे आपका आगे लगता है सर जाके, तो इसलिए क्या जरूरी है कार्स में? सीट बेल्ट जरूर लगाना। एसी एयर बैग्स भी, हाँ एयर बैग्स भी होते हैं आपके, और सीट बेल्ट भी। क्लियर? सीट बेल्ट क्या करती है? आपको रोकती है, एकदम से सडन जर्क आता है तो वो आपको आगे मूव होने से रोकती है। और दूसरी चीज, अगर फिर भी अगर कुछ आप आगे बढ़े भी हो, क्योंकि सडनली अगर सीट बेल्ट काम नहीं भी कर पाई तो एयर बैग्स आपके फटाफट वहां से खुल जाएंगे और वो आपको हेड को बोनेट या उस पे आगे नहीं, डैशबोर्ड पे लगने नहीं देंगे। क्लियर? याद रहेगा? खुलते कैसे बेटा उसमें सिस्टम होता है, जब कार आगे से कहीं से भी टकराएगी, ठीक है, सेंसर नहीं होता है, आगे से टकराती है तो वो एक अपने आप पुश होता है जो, ठीक है, अंदर इंजन के अंदर पुश होगा तो वो वहां से ओपन हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब वो चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो या किसी भी और भी वजह से हो तो वो अपने आप ही खुल जाएंगे। समझा? बट वो जर्क ज्यादा तेज होना चाहिए। अगर आप सिंपली वो कर रहे हो तो फिर नहीं आपका खुलेगा। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने पे नहीं खुलेंगे एयर बैग्स। कुछ टकराने, यानी बोनेट आपका पीछे की तरफ आया तब हाँ पिचकेगा, जब आपका तब क्या होगा? पिचकेगा, पिचक जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल, बस अगर सडनली स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? किस तरफ गिरोगे? पीछे की तरफ। ट्रेन में भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कई बार, एकदम से रुकती है जब ट्रेन, लास्ट में एक सडन ब्रेक होते हैं, नीचे गिर जाते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले कहाँ जाते हैं फिर? ठीक है, क्लियर हुआ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और एग्जांपल, अगर हम कारपेट को बीट करते हैं सपोज, तो क्या होगा? धूल निकल जाती है। क्यों निकल जाती है धूल? अगर हम पेड़ को हिलाएंगे तो पत्ते क्या होंगे? गिर जाएंगे। बट ये रियल लाइफ एग्जांपल मत करना, ठीक है? पत्ते नहीं गिराने चाहिए कभी ऐसे। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहता है, नहीं है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा हाँ, क्लियर? आप जब सर्कुलर मोशन में स्टोन को घुमा रहे हो और जिस पॉइंट पे छोड़ोगे तो उस पॉइंट से वो सीधा चला जाएगा। क्लियर? तो वो डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको शो कर रहा है कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हम क्या कर रहे थे? फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे हर टाइम। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया? पत्ते वगैरह का क्लियर हो गया ये कि अगर लीव्स, अगर हम ट्रीज को हिलाएं तो जो लीव्स हैं वो रेस्ट में है, आपका ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आ गई, वो मोशन में आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका पूरा पेड़ तो मोशन में आ गया, बट जो लीव्स हैं वो रेस्ट पे रहना चाहती हैं तो वो उनसे डिटैच हो जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल अभी क्या बोला था? कारपेट वाला। कारपेट को बीट करेंगे तो क्या होगा? कारपेट मोशन में आ गई, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे है,
क्योंकि कारपेट से डस्ट पार्टिकल अटैच तो नहीं है, सिर्फ वहां पे अटके हुए हैं एक तरीके से। तो जैसे ही कारपेट आपके आगे पीछे मूव होगी तो डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं निकल जाएंगे मोस्ट ऑफ द। क्लियर? और एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा था, क्या? कार के ऊपर जो सामान रखते हैं जैसे टैक्सीज वगैरह में, तो बांध के रखते हैं, क्यों? क्योंकि कार जब टर्न लेगी या स्पीड अप करेगी या स्पीड डाउन करेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे, मूव करने से गिर भी सकते हैं। और सर जब बस में वो साइड जाती है तो बस अगर सडनली टर्न ले रही है तो वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया आपका, आप उसके अपोजिट साइड गिरोगे शार्प टर्न लेगी तो। ठीक है? ग्लास के ऊपर कार्ड रखो, कार्ड के ऊपर सिक्का रखो, कार्ड को खींचो, सिक्का कहाँ जाएगा? कार्ड के साथ ग्लास में गिर जाएगा। टॉपिक आपका मोमेंटम। मोमेंटम इज द टोटल मास, टोटल मोशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपका जो मोमेंटम है या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताओ। अब अगर कोई चीज आपको हिट कर रही है तो उसकी दो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, क्या क्या? मास एंड वेलोसिटी। कितने मास का ऑब्जेक्ट आपको लगाए और कितनी वेलोसिटी से लगाए। अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं पेपर रोल करके आपको मारूं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी जगह बुलेट तो खैर मारूंगा तो नहीं, हाँ पत्थर भी नहीं भाई, कुछ निकल जाएगा। बॉल सपोज कॉस्को बॉल ही ले लो, ज्यादा भारी नहीं मारेंगे, ठीक है? कॉस्को बॉल ही मार दी और एक जगह पेपर बॉल दी तो क्या फर्क होगा दोनों में? उसे थोड़ा पेन हो भी सकता है, ठीक है? मयंक को तो खैर वो भी नहीं होगा, हाँ ठीक है? तो क्या फर्क हुआ दोनों का? मास में। क्लियर? बट अगर अब सेम बॉल अलग अलग वेलोसिटी से मारी जाए तो अलग अलग स्पीड से, तो पेन किसमें होगा ज्यादा? जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्लियर? तो जो आप ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उनकी दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर? याद रहेगा? मास और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम? P से। सो P इक्वल्स टू mv। क्लियर? मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv और एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे बनी? मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। याद रहेगी? मोमेंटम। नाउ अब इसी से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव होता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है पहले तो वो बताओ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से सुनो बेटा। इट सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। ठीक है? उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स हो रहा है। ठीक है? सो चेंज इन मोमेंटम, यानी हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स इज डायरेक्ट टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है? फोर्स इज डायरेक्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे हम? अब मोमेंटम चेंज, जब भी हम किसी भी चीज का चेंज देख रहे हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है? सो फाइनल मोमेंटम मतलब मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज होता है कभी नहीं, नॉर्मली मास तो चेंज होगा ही नहीं आपका ऑब्जेक्ट का। सो मास m रहेगा फाइनल मोमेंटम के लिए, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv, इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन t। अब यहां पर हमने क्या किया? m कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? v माइनस u अपॉन t। अब v माइनस u अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू a बन जाएगा आपका। ठीक है? f क्या बन गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m में।
अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे के आता है आपका, क्लियर। और जहां अब वहां पे क्या है, के आपका के कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट और के की वैल्यू क्या है 1। सो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम ए, के की वैल्यू 1 हो गई, हमने हटा दी, एफ इक्वल्स टू क्या बन गया आपका एम ए। एम स्टैंड फॉर मास, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर हम हमें वैसे तो पता है फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, क्लियर। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या बनेगा मास 1 केजी, मास 1 केजी और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन का फोर्स हम तब बोलेंगे जब हमने किसी 1 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फोर्स लगाया और वो एक्सेलरेट हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब हम वहां पे बोलेंगे कि जो हमने फोर्स लगाया है वो हमारा 1 न्यूटन है। फॉर एग्जाम्पल ही तो दिया है मैंने ये, अरे बताया तो। अब बेटा जितना ऑब्जेक्ट है वो ले लो, मास उसका देखो। अब तुम्हें अगर अपनी फोर्स निकालनी है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कर क्या रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। तो अगर आपको फोर्स निकालने तो आपको क्या पता होना चाहिए, 2 चीजें, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, कि कितने केजी वाले ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और वो कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। ये 2 चीज आपको पता है तो आप बता सकते हो आप कितना फोर्स उस पर लगा रहे हो। क्लियर हुआ? यहां तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में ना, इसके आगे पढ़ा था कुछ? मोमेंटम क्लियर है सबको? नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कहां होता है? देखो आपने कई क्रिकेटर्स को देखा होगा, क्या करते हैं वो अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हैं जब कैच करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो टाइम इंक्रीज करते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर t ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यानी बॉल उनके हैंड्स पर कम फोर्स लगा पाएगी अगर वो टाइम बढ़ा देंगे तो। आया समझ में? तो टाइम बढ़ाने से फोर्स जो अप्लाई हो रही है उनके हैंड पे वो कम हो जाएगी। दैट्स वाई वो पीछे की तरफ खींचते हैं हाथ, और इसलिए वो इजीली पकड़ भी पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई होने से हर्ट भी हो सकते हैं वो, और इवन वो बाउंस भी कर सकती है बॉल वहां पर। क्लियर? ज्यादा फोर्स से टकराएगी तो वो वापस बाउंस होके निकल भी सकती है। क्लियर? याद रहेगा? पक्का? द केस ऑफ अ हाई जंपर, हाई जंप के लिए क्या किया जाता है, सैंड बिछाई जाती है स्पेशली। क्यों? फ्लोर पे क्यों नहीं हाई जंप करवाते? चोट लग जाएगी। क्यों? फ्लोर पे हाई जंप से अब सैंड के ऊपर जब आप गिरते हो तो क्या होता है, वो सैंड नीचे की तरफ दबती है, दबने से टाइम आपका इंक्रीज होता है। यानी जितना फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हो वो फोर्स आपका कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है आपको उसके साथ। फ्लोर के साथ कम टाइम पे आप कांटेक्ट में 0 पे आ जाओगे मोमेंटम में। क्लियर? तो जिसकी वजह से फ्लोर पे जब जाओगे, हाई जंप ले रहे हो तो क्या होगा, या फ्लोर पे गिर भी रहे हो तो क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर? फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपको हर्ट ज्यादा होगा। क्लियर? सैंड में क्या होगा, टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लग रहा है तो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? याद रहेगा? सेम वे सीट बेल्ट का बताया वही, और इवन एक्सीडेंट का, कि हाई स्पीड पे जो एक्सीडेंट होंगे उसमें क्या होगा, एयरबैग खुल जाएंगे। हाई स्पीड पर जब एक्सीडेंट होगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, जिसकी वजह से इंजरीज वगैरह ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर? स्पीड लिमिट इसलिए आपकी सेट की जाती है। क्लियर? नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जाओ फिर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? हर एक्शन का क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका,
अब इससे हमें क्या पता चलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? अब इससे बेसिकली हमें पता क्या चलता है? दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, और वो कितना? इक्वल एंड अपोजिट उसी टाइम। क्लियर हुआ? याद रहेगा? जैसे सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, पुश करते हो, तो क्या होता है? क्या देखा होते हुए? आगे हो जाता है, वो आगे हो जाता है और तुम पीछे पीछे होते हो कि नहीं होते? पक्का बताओ। हैवी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना। और अगर ये वॉल अगर हम ले लें, वॉल को पुश कर रहे हो, अगर हम किसी वॉल को भी पूरी जान लगा के पुश करेंगे तो क्या होगा? हम पीछे आ जाएंगे। हम धीरे धीरे आप देखोगे पीछे की तरफ मूव होते हुए दिखोगे आप अपने आप को। क्लियर? क्यों? बट वॉल तो पुश हो नहीं रही। आप क्या कर रहे थे? वॉल पे फोर्स लगा रहे थे, तो वॉल भी आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से अब वॉल तो मूव हो नहीं पा रही क्योंकि रिजिड है, बट आप तो मूव हो सकते थे वहां पे, तो इसलिए आप पीछे की तरफ मूव होते हुए लग रहे हो धीरे धीरे। ठीक है? बट आप अपने आप को रोक भी सकते हो, तो इसलिए इतना फोर्स नहीं लग रहा कि पूरे ही पीछे आप पुश होते जा रहे हो। आई बात समझ में? क्लियर? सो वेन एवर देयर इज अ फोर्स देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जहां पर भी एक एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन जरूर होगा, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा डायरेक्शन में। क्लियर? याद रहेगा ये देखो, ये दिखाया भी हुआ है फोर्स का, कि वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं और पीछे आ गया वो। ठीक है? नाउ अब इसमें एक वो क्या कहते हैं, हाँ, नाउ और एग्जांपल। अब हम वॉक कैसे करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के और एग्जांपल। पीछे वाले पैर से हम वॉक कैसे करते हैं? हम पीछे से क्या करते हैं? अर्थ को पुश करते हैं पीछे की तरफ, और इसलिए हम आगे मूव कर जाते हैं। अर्थ भी हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देती है। अर्थ क्यों नहीं मूव होती फिर पीछे? क्योंकि हमें हमारा इतना ज्यादा वेट नहीं है, हमारा वेट अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं फोर्स इक्वल होने की, यानी F1 क्या होगा? अपोजिट होगा F2 के इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट होने के लिए हमने क्या कर दिया? माइनस। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था माइनस का रोल क्या है? डायरेक्शन शो करना। क्लियर? अगर फिजिक्स में कहीं पर भी माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस तरफ मूव कर रहा है। और फोर्स क्या? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम एरो भी लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है? फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ अब जब हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ का मास हमारे मास से कई गुना ज्यादा, मतलब इवन कई टाइम्स ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ तो आपकी मूव नहीं कर रही, बट क्या हो रहा है? आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो क्योंकि आपका मास कम है। अब देखो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट में सेम होगा। अब ध्यान से देखो, F1 इक्वल्स टू माइनस F2 है, तो क्या होगा? M1A1 इक्वल्स टू माइनस M2A2। अगर M2 ज्यादा है M1 से, अगर M2 M1 से ज्यादा है, तो आपका जो A2 होगा वो बहुत कम होगा A1 से। क्लियर? मास और एक्सेलरेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब जैसे F इक्वल्स टू ma बोलते हो आप, तो अगर A बोले तो A इक्वल्स टू क्या बनेगा इससे फॉर्मूला? FM F अपॉन M। सो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कि मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब जैसे सपोज ये एग्जांपल ले लो, आपने बाइसाइकिल और कार में दोनों में इक्वल फोर्स लगाया, कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगी? बाइसाइकिल। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। क्लियर? तो यही चीज हमारा अर्थ और हमारे केस में। अब वाटर में भी यही चीज होता है? नहीं होता? वाटर में स्विम कैसे करते हो? पानी को पीछे पुश करते हो, इसलिए हम आगे जा पाते हैं। क्लियर? बट पानी हमें मूव होता हुआ दिखता है क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड स्टेट में, तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हैं। अर्थ तो एक साथ मूव होती पूरी होती तो। क्लियर? तो वो फ्रीली मूव हम पार्टिकल्स के बीच में मूव कर सकते हैं। आए समझ में? बट फिर भी आप क्या, आप आगे बढ़ जाते हो पर पानी उतना पीछे नहीं जाता क्योंकि पानी का वेट तो बहुत ज्यादा ही है ना आपके कंपैरिजन में, पूरे स्विमिंग पूल की बात करें तो।
ठीक है, पानी थोड़ा सा पीछे जाएगा, बट ये तो ना कि आप उस दीवार तक पहुंच गए, पानी पीछे वाली दीवार तक पहुंच जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक है ना, अगर सरफेस हमारे अकॉर्डिंग कम मास का हुआ तो वो मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे मून पे मूव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है और वो मूव नहीं होता उतना मास का, मैं उसका। क्लियर नाउ, व्हाई द गन रिकॉइल्स। अब जैसे स्लिपरी पे चलना मुश्किल होता है, स्लिपरी पे क्या होता है, तो फिसलते क्यों है, क्योंकि हम वो अर्थ पे मास अपना नहीं लगा पाते, मतलब अपनी फोर्स हम अर्थ पे नहीं लगा पाते, बीच में एक सब्सटेंस आ गया तो हमारा फोर्स उसकी जगह उस पे लग रहा है, पानी पे लग रहा है मान लो हमारा फोर्स, तो पानी वो फिसल रहा है, पानी मूव हो गया। देखो अर्थ मूव नहीं हुआ इसलिए हम आगे बढ़ गए, अब हमने किसी ऐसे सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाया जो खुद भी मूव हो गया पीछे, तो वो पीछे मूव हो गया तो हमारे को आगे फोर्स लगाएगा, हम ऐसे आगे मुंह केवल गिरेंगे। ठीक है, समझे, मतलब हमारा पैर पूरा ही पीछे चला गया। और ऐसा बोट पे होता है। हाँ क्लियर, बोट से उतरते टाइम होता है, ठीक है, बोट से जब उतरते हो आप तो बोट पीछे की तरफ मूव होती है और आप आगे की तरफ मूव हो जाते हो। क्लियर, उतरना मुश्किल होता है कई बार। हाँ मतलब जिनको नहीं आता उतरना, जो भी आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहे हैं, ठीक है, और उछलना नहीं होता, ये ध्यान रखना कभी बोट से। बोट 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 नाउ। हाँ इसी तरह व्हाई द गन रिकॉइल्स। अब गन से जब फायरिंग करते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है, क्यों, अगेन थर्ड लॉ मोशन, यानी जितनी फोर्स से बुलेट आगे गई है उतनी फोर्स से बुलेट ने गन के ऊपर भी फोर्स लगाया है, तो गन पीछे आएगी। तो या तो आपको उस फोर्स को मैनेज करना है, नहीं तो वो गन आपके पीछे की तरफ झटका मारेगी। क्लियर, इसलिए जो क्या होती है, अच्छा किस गन से फायर करना इजी है, लाइट गन से या हैवी गन से, एक सेकंड, हैवी गन से, क्योंकि वो उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, हैवी गन होगी तो वो कम पीछे आएगी। दैट्स वाई जो आर्मी वगैरह मैन होते हैं उनमें आपने देखा होगा वो राइफल से ही फायर करते हैं। आरपीजी, AK-47 नहीं, AK-47 तो राइफल, वो राइफल ही होती है। ठीक है, गन की बात कर रहे हैं, मिसाइल में तो फिर वो उसका वो मास भी तो बढ़ गया ना बुल। ठीक है, आया समझ में, तो उससे इवन वो कांस्टेंट फायरिंग भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उनमें फोर्स ज्यादा नहीं लगे। फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। अब जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स में क्या होता है, वो अपना पॉल्यूशन निकालते हैं पीछे की तरफ, जो कंबशन होता है वो कंबशन प्रोडक्ट्स पीछे की तरफ निकलते हैं, जिससे क्या करते हैं, अगेन उन्हें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलता है, जिससे उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करके दिखाएंगे तुम्हें। बैलून के अंदर हवा भर के बैलून को छोड़ो तो क्या होगा, जिस तरफ हवा निकल रही होगी उसके अपोजिट साइड वो मूव करेगा। क्लियर, यानी जिस तरफ एयर निकल रही है उसके अपोजिट साइड मूव करेगा ना, मतलब आया समझ में, करके देखना। केस ऑफ अ बोट एंड द शिप। ठीक है, बोट और शिप में भी वही हो गया कि जब आप बाहर निकलते हो उससे तो बोट आपकी पीछे की तरफ मूव होती है और आप आगे की तरफ मूव हो जाते हो। क्लियर, द केस ऑफ अ हॉर्स पाइप। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कहीं आग वगैरह लग जाती है तो वहां पे फायरमैन आते हैं जो पानी बुझाने के, पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए, पानी बुझाने के लिए बोल रहा हूँ, आग बुझाने के लिए जो आते हैं वो पानी डालते हैं उस पे, तो उनके पाइप देखे आपने मोटे मोटे होते हैं बहुत, तो उनको पकड़ने में दिक्कत होती है। क्यों, पानी जितनी ज्यादा फोर्स से निकलता है उतनी अपोजिट फोर्स उनके हाथों पे भी लगेगी उसे होल्ड करने में, दैट्स व्हाई उनको होल्ड करना मुश्किल होता है। क्लियर, इसलिए काफी सारे लोग मिलके पकड़ते हैं उस पाइप को। केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। अब ये बताओ, हॉर्स और कार्ट देखा है ना सबने, हॉर्स नहीं देखा, कार्ट देखिए सिर्फ। अच्छा, हॉर्स कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कार्ट भी हॉर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आया ना, हाँ, दैट्स व्हाई उनका जो कॉमन डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो एक साथ मूव करते हैं। अब एक बात हो, कार्ट के बिना मूव करे हॉर्स या कार्ट के साथ मूव करे, किसमें ज्यादा तेज मूव करेगा, कार्ट के बिना। क्लियर, और अब उस कार्ट पे हम सामान भी डाल दें तो फिर क्या होगा, किस केस में होगा, जितना हम सामान डालते जाएंगे कार्ट पे उतना आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी, क्योंकि उतना हॉर्स को कार्ट के ऊपर भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखो हॉर्स दो जगह फोर्स लगा रहा है, एक तो ग्राउंड पे एक कार्ट पे। क्लियर,
अब अगर कार्ट पे वजन ज्यादा होता जाएगा तो कार्ट पे ज्यादा फोर्स उसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, अर्थ के ऊपर वो कम लगा पाएगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी से वो आगे बढ़ पाएगा, कम फोर्स से। क्लियर हुआ?